हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेट। इसमें हम देखेंगे कि कैसे किसी पेशेंट के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं और उसके मेडिकेशन पे ध्यान देते हैं ताकि उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छे से इम्प्रूव हो सके। तो इसका फॉर्मेट का आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, किसी भी पेशेंट के बारे में हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके पेशेंट का क्या कंडीशन है, किस बॉडी पार्ट में क्या डिफेक्ट है, उसके बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जो भी उसकी रिपोर्ट होती है, क्या उसकी डिजीज़ कंडीशन है, क्या उसके रिपोर्ट में आया है जांच कराने के बाद, वो सब हम इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं। फिर आता है मेडिकेशन चार्ट। मेडिकेशन चार्ट में ये आता है, जनरली हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने उसको क्या मेडिकेशन प्रोवाइड की है जिससे कि वो ठीक हो सके। और मेडिकेशन के बाद आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस कोई भी 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी होती है उसके हेल्थ डिजीज़ के रिगार्डिंग, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस के 5 सब पॉइंट्स होते हैं, वो सब हम देखेंगे उसमें। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन आता है कि उसको हमने हेल्थ के रिगार्डिंग क्या एजुकेशन दिया, क्या एजुकेशन प्रोवाइड की ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। उसके टाइम मतलब क्या होता है कि जल्दी से जल्दी पेशेंट रिकवर कर जाए, नॉर्मल स्टेट में आ जाए, इसलिए हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ एजुकेशन में जनरली क्या होता है कि हम उसको बताते हैं हाइजीन के बारे में, कैसे उसको हाइजीन अपनी मेंटेन रखनी है, उसका डाइट पैटर्न क्या होना चाहिए, क्या उसको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब बताएंगे। फ्लूइड इनटेक उसको बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। जैसे डायरिया के केस में होता है कि हमारे बॉडी से फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उन पेशेंट्स का फ्लूइड इनटेक बढ़ा देते हैं ताकि उनको डिहाइड्रेशन ना हो। और बाकी सब ऐसे ही डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग ही फ्लूइड के बारे में बताया जाता है। उसके बाद आता है हमारा फ्लूइड इनटेक के बाद आता है एक्सरसाइज। कैसे कौन सी एक्सरसाइज को फॉलो अप करना है, एक्सरसाइज से जल्द हमारी बॉडी रिकवर कर जाएगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे उनको। फिर उसके बाद आता है फॉलो अप। फॉलो अप में जनरली ये बताते हैं कि क्या होता है कि जो भी हमने मेडिकेशंस प्रोवाइड की है, आपको हेल्थ एजुकेशन दिया है, जो भी मतलब इन सब डिजीज़ कंडीशन के बारे में हमने आपको बताया, वो टाइम टू टाइम आपको फॉलो अप करते रहना है। तो आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, मेडिकेशन चार्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस एंड हेल्थ एजुकेशन, सबको बारी बारी से देखेंगे। तो हेल्थ सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री का क्या फॉर्मेट होता है, कैसे हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। हिस्ट्री में भी उसके कई सब टाइप हैं। तो सबसे पहले आता है उसमें आइडेंटिफिकेशन डेटा या बायोग्राफिक डेटा, जिसमें हम पेशेंट का नाम, उसकी एज, जेंडर, रेस, मदर टंग मतलब कौन सी भाषा उसको ज़्यादा प्रेफर है, कौन सी लैंग्वेज वो बोलना पसंद करता है, मदर टंग, एजुकेशन कितना पढ़ा लिखा है, ऑक्यूपेशन क्या करता है, मैरिटल स्टेटस में ये बताएंगे कि मतलब वो मैरिड है या अनमैरिड है, रिलीजन क्या है उसका, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ये सब बताएंगे। डायग्नोसिस, उसकी डायग्नोसिस क्या हुई है, क्या मतलब डॉक्टर ने क्या डायग्नोस किया, उसके डिजीज़ उसके हेल्थ कंडीशन को देख के उसके डिजीज़ के बारे में क्या डायग्नोस किया, वो डायग्नोसिस। कंसल्टेंट में हम जनरली डॉक्टर का नाम लिखते हैं, कौन से डॉक्टर के अंडर में वो एडमिट है, कौन से डॉक्टर उसको देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वार्ड, किस वार्ड में एडमिट है, मेल मेडिसिन वार्ड, फीमेल मेडिसिन वार्ड, मेल सर्जरी वार्ड, फीमेल सर्जरी वार्ड, ये सब लिखेंगे इसमें। फिर बेड नंबर, उसका बेड नंबर क्या है, डीओए का मतलब होता है डेट ऑफ एडमिशन, देन आईपी नंबर उसके फाइल से आपको मिल जाएगा, एमआर नंबर उसके फाइल पे लिखा हुआ होगा। देन आता है नेम ऑफ द सर्जरी, नेम ऑफ सर्जरी के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद आता है डेट ऑफ सर्जरी, कब सर्जरी हुई, कौन सी सर्जरी हुई, नेम ऑफ द सर्जरी में लिखेंगे। और डेट ऑफ सर्जरी, किस डेट को हुई थी वो सर्जरी, किस हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल के आगे लिखेंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल के आगे लिखेंगे कौन से हॉस्पिटल का नाम। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हैं अभी हॉस्पिटल
आजमगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद आता है रेजिडेंटल एड्रेस। रेजिडेंटल एड्रेस में हमको पेशेंट का रेजिडेंटल एड्रेस लिखना है, हॉस्पिटल का नहीं लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट उसमें इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट में क्या होता है कि जो हमको पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, या तो पेशेंट सेल्फ दे रहा है या उसके फैमिली मेम्बर कोई दे रहा है, तो हम उसके बारे में लिखेंगे कि पेशेंट ने सेल्फ इन्फॉर्म किया या उसके किसी फैमिली मेम्बर ने इन्फॉर्म किया है, ठीक है। उसके बाद आता है चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट में दो सब कैटेगरीज होती हैं कि एट द टाइम ऑफ द एडमिशन के समय उसको क्या चीफ कंप्लेंट थी, किस डिजीज़ को लेके या क्या दिक्कतों को लेके पेशेंट हमारे पास आया था, उसके बारे में लिखेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन में। उसके बाद जो वो दिक्कतें लेके आया था वो तो ठीक है, फिर उसके बाद प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट में ये लिखेंगे कि अभी की उसकी क्या दिक्कतें हैं, उसको हॉस्पिटल में आने के बाद भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, ये फैल जाता है तो पेशेंट को हो जाता है। तो अभी प्रेजेंट में क्या क्या दिक्कतें हैं वो प्रेजेंट कंप्लेंट में लिखेंगे। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री आता है। फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी हम लिखेंगे पेशेंट के नेम। फैमिली हिस्ट्री में नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, रिलेशनशिप विद पेशेंट एंड हेल्थ स्टेटस, ये सभी लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में हम फैमिली ट्री में मतलब बनाते हैं उसके फैमिली में कौन कौन है, किसको किसको डिज़ीज़ थी, कैसे डिज़ीज़ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास हुई, ठीक है। तो ये सब फैमिली ट्री के बारे में बनाएंगे। फैमिली ट्री के बारे में एक मैं और आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा जिसमें आप देख के समझ जाएंगे कि फैमिली ट्री कैसे बनता है। और ये क्या कहते हैं, सब उसके फैमिली ट्री का वो है, चार्ट है, ये सब चार्ट बनाना पड़ेगा फैमिली ट्री के बारे में। उसके बाद आता है हेल्थ ऑफ इलनेस। हेल्थ ऑफ इलनेस में हम क्या देखेंगे कि प्रेजेंट में क्या इलनेस है, ठीक है, पेशेंट को प्रेजेंट में क्या इलनेस है, उसका ऑनसेट लोकेशन किस लोकेशन पे है, क्या साइन एंड सिम्टम हैं, ड्यूरेशन कब से उसको है, क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या हैं, रिलीविंग फैक्टर क्या हैं, और ट्रीटमेंट कब टेक लिया, उसने लास्ट ट्रीटमेंट कब लिया था, ट्रीटमेंट टेकन, एंड अदर कंपोनेंट्स। इसके अलावा अदर कंपोनेंट्स भी कुछ आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे कि मतलब इससे पहले कौन सी दवा चली थी उसकी, किसी जैसे डायबिटीज़ है किसी को, तो पहले डायबिटीज़ की दवा चली थी, फिर ठीक हो गया, डायबिटीज़ अभी बंद है, तो वो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो गई उसकी, ठीक है। वो और क्या कहते हैं किसी एलर्जी से रिलेटेड चली थी, या क्या कहते हैं मेडिकल कोई डिजीज़ थी, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑब्स्टेकल हिस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री कि मतलब अभी क्या कहते हैं कौन सी सर्जरी हुई है उसके बारे में लिखेंगे। फिर पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, इससे पहले कोई सर्जरी हो चुकी है कि नहीं हुई है उसके बारे में बताएंगे। फिर देन आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी इलनेस, मतलब कि आपके फैमिली में कोई क्या कहते हैं डिजीज़ कंडीशन थी जो अभी आज आपको दिखाई दे रही है, आपके बॉडी पार्ट में शो हो रही है, तो उसके बारे में यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हम ये जनरली जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे कुछ डिजीज़ होती हैं कि हमारे चारों तरफ के इन्वायरमेंट से फैलती हैं, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में क्या होता है कि हम पहले पता करते हैं कि पेशेंट के घर में कितने अर्निंग मेंबर हैं, मंथली इनकम क्या है उनकी, टाइप ऑफ हाउस कैसा है उनका जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनके चारों तरफ का इन्वायरमेंट क्या है, क्या टाइप ऑफ हाउस है, बायो हैजार्ड, उसके बारे में पता करेंगे। उसके बाद आता है वाटर फैसिलिटी, क्या वाटर फैसिलिटी है, कहीं गंदा पानी पीने से तो नहीं पेशेंट को ये डिजीज़ कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है, लाइटिंग फैसिलिटी क्या है, ये सब कहते हैं हम उसके बारे में पता करेंगे। फिर उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में हम पता करेंगे पेशेंट अगर कोई जॉब कर रहा है तो कौन सी जॉब कर रहा है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, इन्वायरमेंट ऑफ द जॉब क्या है, एक्सपोजर ऑफ एनी सब्सटेंस, यदि वो किसी मान लीजिए कि किसी कोल माइन में काम कर रहा है या स्टोन माइन में काम कर रहा है, तो वो कितने समय के लिए उसका एक्सपोज़र हुआ किसी सब्सटेंस से, ठीक है, वो सब पता करेंगे। फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोज़र, किस टाइम पे एक्सपोज़र हुआ,
ठीक है, वहाँ पे मास्क वास्क लगा के काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो वो क्या होता है कि जो कोल माइन में वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो जो या स्टोन माइन में वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो जो स्टोन डस्ट होती है वो हमारे नाक के अंदर चली जाती है और वह हमारे फेफड़ों में, लंग्स में इन्फेक्शन कॉज कर देती है। तो इसके बारे में भी हमको पता करना चाहिए। देन उसके बाद आता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में हम देखेंगे कि क्या क्या कैसे अपनी हाइजीन पेशेंट मेंटेन करता है। हाइजीन मतलब होता है साफ़ सफाई, मतलब कि पेशेंट अपने चारों तरफ साफ़ सफाई रख रहा है कि नहीं, उसकी डाइट क्या है, क्या वो खाता पीता है, मतलब मिक्स्ड डाइट है या सिर्फ क्या कहते हैं, मतलब सिर्फ वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ये सब पता करेंगे। उसके बाद फ्लूइड इनटेक उसका कितना है, डेली दिन भर में मतलब कितना पानी पी लेता है। स्लीप, उसको नींद अच्छे से आ रही है कि नहीं, डेली 6 से 8 घंटे सोना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है एलिमिनेशन पैटर्न उसका जानते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन में मतलब उसका जो बॉवेल हैबिट है, ब्लैडर हैबिट है, अच्छे से मतलब स्टूल का पासेज हो रहा है कि नहीं, ठीक है, दिन में कितनी बार जाता है, ये सब हम पता करेंगे। फिर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग देखेंगे, हॉबीज़ क्या है उसकी देखेंगे, बेड हैबिट क्या है। बेड हैबिट में जैसे अल्कोहल के पेशेंट होते हैं, अल्कोहल पेशेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ होते हैं टोबैको खाते हैं, टोबैको पेशेंट होते हैं, ठीक। तो ये सब क्या कहते हैं पेशेंट होते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन का फॉर्मेट। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जनरल अपीयरेंस देखेंगे, पेशेंट कैसा है, उसका नरिशमेंट क्या है, वेल नरिश्ड है, मॉडरेटली नरिश्ड है या माल नरिश्ड है। बॉडी बिल्ड उसका कैसा है, थिन है, मॉडरेट है, ओबेज है मतलब पतला है या मॉडरेट में है, ना ज़्यादा पतला है ना मोटा है, ओबेज बहुत ज़्यादा मोटा है। हाइजीन एंड ग्रूमिंग, ठीक है, क्लीन है, नीट है, डर्टी है, ठीक। एक्टिविटी क्या है, एक्टिव है या डल है। हम जब उस टाइम पे बात कर रहे हैं, पेशेंट एक्टिवली जवाब दे रहा है या बहुत डल है। फिर उसका हेल्थ में तो अब पेशेंट है तो अनहेल्दी ही लिखेंगे, ठीक है, हेल्थ में अनहेल्दी हो जाएगा। पॉस्चर उसका क्या है, नॉर्मल पॉस्चर है, लॉर्डोसिस है, काइफोसिस है, मतलब झुक के चलता है या आगे की तरफ झुक के चलता है या पीछे की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ है, स्कॉलियोसिस है। ये सब क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मूवमेंट कैसा उसका मूवमेंट है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है या अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। फिर उसके बाद मेंटल स्टेटस उसका देखेंगे हम लोग। मेंटल स्टेटस में जनरली देखते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ द पेशेंट। फिर उसके बाद उसका बिहेवियर आ जाता है। बिहेवियर देखने के बाद फिर हम देखेंगे क्या होता है, उसके वाइटल साइन लेंगे। इसमें वाइटल साइन में हम टेम्परेचर लेते हैं डिग्री सेल्सियस में। ये ज़रूरी है कि हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं, फ़ारेनहाइट में, मतलब ये हमको ध्यान देना ज़रूरी है। उसकी पल्स रेट क्या है, रेस्पिरेशन रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक है, ब्लड प्रेशर का यूनिट होता है mmHg, तो ये भी लिखना ज़रूरी है। पेशेंट की हाइट एंड वेट के बारे में पता करेंगे। देन उसके बाद आता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में हम लिखेंगे, पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स क्या है। फिर उसके बाद हेड, हेयर में फेस, आई के बारे में लिखेंगे। फेस हमारा कैसे है, पेल है, पफीनेस है, फियर है, ये सब लिखेंगे। देन आई के बारे में उसकी आईब्रोज कैसी हैं, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि नहीं है, ठीक है, हेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली है, ठीक है। आई लैसेस क्या है, आईलिड क्या कैसे हैं उसके, ये सब बारे में लिखेंगे। फिर उसके आई का कलर क्या है, प्यूपिल का कलर क्या है, कितना सेंटीमीटर डायमीटर है उसका, ठीक है, ये सब लिखेंगे। फिर कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कंजक्टाइवा, लेंस कैसा है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ये सब लिखेंगे, ठीक है। आई के बाद आ जाता है ईयर में हम देखते हैं कि मतलब उसके ईयर में सिरोमेन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, पोजीशन क्या है, नॉर्मल है, प्लेस्ड है। किसी का ईयर बहुत बड़ा होता है, किसी का नॉर्मली प्लेस्ड नहीं होता है, तो ये सब देखेंगे। फिर आता है ओटोरिया में हम क्या देखते हैं मेनली कि क्या कहते हैं, कोई उसका डिस्चार्ज तो नहीं है, जैसे CSF तो नहीं प्रेजेंट है या ब्लड या सीरस फ्लूइड कोई उसमें प्रेजेंट हो या एब्सेंट है तो एब्सेंट लिख देंगे, ठीक है। फिर हेयरिंग एक्यूटी को चेक करेंगे हम किससे, ट्यूनिंग फॉर्क के टेस्ट से, ठीक है।
वॉच टिक टेस्ट के द्वारा। फिर ठीक है, फिर ये सब कहते हैं हम देखेंगे। उसके बाद आता है नोज़ में हम देखेंगे उसका नोज़ कैसा है, ठीक है, सांस लेता है तो उसको स्मेल का पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब देखेंगे। राइनोरिया मतलब कि उसको राइनोरिया एब्सेंट है या वाटरी है, पुरुलेंट है, ये सब देखेंगे। उसके बाद आता है माउथ एंड फेरिंग्स। माउथ एंड फेरिंग्स में हम देखेंगे उसका आउटर लिप्स कैसा है, इनर लिप्स कैसा है, टीथ, म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्ट है, पिंकिश है, ठीक है, टीथ कैसा है, ये सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम जल्दी थोड़ा बताते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को रोक के, ठीक। फिर उसके बाद नेक के बारे में हम देखेंगे कि उसका फ्लेक्शन हो रहा है, मतलब रेंज ऑफ मोशन क्या है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसकी ट्रेकिया देखेंगे, मिड लाइन है कि नहीं, थायराइड ग्लैंड देखेंगे, लिम्फ नोड देखेंगे, चेक करेंगे, कैरोटिड आर्टरी देखेंगे, जुगुलर वेन, ये सब देखेंगे हम। उसके बाद चेस्ट में देखेंगे, चेस्ट का शेप क्या है, कलर क्या है, स्किन टेक्सचर क्या है, टेक्सटाइल क्या है, ठीक है। थोरेसिक एक्सटेंशन देखेंगे, वोकल फॉर्मेटिक्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हार्ट साउंड, उसमें मेनली हार्ट साउंड ही चेक करते हैं चेस्ट में। S1 एंड S2 हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है, मरमर सुनाई दे रहा है, गैलोपिक साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। कफ एब्सेंट है, प्रेजेंट है, ये सब देखेंगे। फिर स्पुटम प्रेजेंट है कि नहीं, ये सब देखेंगे। फिर ब्रेस्ट और एक्जिला देख लेंगे। उसके बाद आता है मेन एब्डोमेन होता है। एब्डोमेन में इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पैल्पेशन और परकशन, एब्डोमिनल गर्थ कितना है, ठीक है। इंग्वेनल लिम्फ नोड अगर है प्रेजेंट है तो वो कितने इनलार्ज है, नॉट इनलार्ज है, ठीक है, मूवेबल है, पेनफुल है, ये सब चेक करेंगे। एपेटाइट उसका मतलब भूख लग रहा है कि नहीं पेशेंट को, ये सब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बैक में देखेंगे ये सब, अपर एक्सट्रीमिटी देखेंगे, लोअर एक्सट्रीमिटी देखेंगे, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल है। जो नहीं समझ में आएगा आप हमको कमेंट करेंगे तो हम एक बार फिर से इसका एक्सप्लेन कर देंगे। फिर न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है, उसको न्यूरोलॉजिकल टेस्ट के बारे में देखेंगे। फिर सबसे लास्ट में आता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हम देखते हैं क्लाइंट का परसेप्शन, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ क्या है, ठीक है, फिजिकल हेल्थ क्या है, स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, इंटेलेक्चुअल हेल्थ क्या है, ठीक है, ये सब कहते हैं हम देखते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, ये सभी जो भी हमारी कहते हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट कराएंगे, तो ये सब इसमें हम देखेंगे। उसमें सीरियल नंबर, टेस्ट नंबर, रेफरेंस रेंज और रिमार्क कितना है, ये सब देखेंगे। फिर आता है बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट, उसमें भी यही सब देखेंगे, चेस्ट एक्सरे। फिर आता है मेडिकेशन चार्ट। जो भी मेडिकेशन ये उसके डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई हैं पेशेंट को, उसके हम मेडिकेशन चार्ट के बारे में देखेंगे। तो फिर ड्रग का क्या नाम है, कितनी डोज में उसको प्रोवाइड करानी है, किस रूट से प्रोवाइड कराना है, IV है, IM है, ठीक है, ओरल है, ये सब कहते हैं रूट हैं, तो कौन से रूट से प्रोवाइड करना है। फ्रिक्वेंसी में जनरली हम लिखेंगे कि उसको कितनी बार प्रोवाइड करना है, जैसे कि OD दिन में 1 बार, BD दिन में 2 बार और TDS दिन में 3 बार, SOS जब ज़रूरत हो तब, ठीक है। तो ये सब कहते हैं हम उसको प्रोवाइड कराते हैं इस तरीके से। फ्रिक्वेंसी को हम देख लेंगे। फिर उसके बाद उसका फंक्शनल क्लास क्या है, ठीक है, मेडिकेशन का, वो हम देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग केयर प्लान नहीं, उसके बाद हमारा आ जाता है ये, अगर किसी 2 डोज के बारे में, 2 ड्रग के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बताया जाता है, कोई भी 2 ड्रग आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। कोई भी 5 नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे हम बनाते हैं और उसी नर्सिंग डायग्नोसिस को हम फॉलो करते हैं नर्सिंग केयर प्लान में, ठीक है। तो नर्सिंग केयर प्लान आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। हाँ, नर्सिंग केयर प्लान ऐसे, नर्सिंग केयर प्लान में सबसे पहला आता है असेसमेंट, ठीक है। फिर आता है डायग्नोसिस,
नर्सिंग डायग्नोसिस, उसके बाद आता है गोल, गोल के बाद इंटरवेंशन, इंटरवेंशन के बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद आता है रेशनल, और रेशनल के बाद आता है इवेल्युएशन। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगा। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा आता है। सब्जेक्टिव डेटा जनरली वो होता है कि जो भी पेशेंट कह रहा होता है, जो पेशेंट बता रहा होता है, जैसे पेशेंट बता रहा है कि जो भी उसको बुखार है, फीवर है, उसको उसका बॉडी टेम्परेचर काफ़ी हाई है, ये सब बताएगा, वो हम सब्जेक्टिव डेटा में लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या होता है, जो हम एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं पेशेंट को देख के, वो ऑब्जेक्टिव डेटा में लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस आता है। नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद जैसे पेशेंट को इम्पेयर्ड ब्रीदिंग पैटर्न हो रहा है, इस पर हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस बना, तो हमारा गोल क्या होगा, गोल ये होगा कि इसमें गोल में हम लिखेंगे कि जो इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी चल रहा है, उसका सही से सांस नहीं ले पा रहा है, उसको हमको ठीक करना है। ठीक है, उसके लिए इंटरवेंशन में हम प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या चीज़ें करेंगे, किससे वो ठीक हो सकता है। ठीक है, फिर इंटरवेंशन के बाद रेशनल में जनरली जो भी इंटरवेंशन हमने किया है वो हम क्यों कर रहे हैं, उसका कारण हम रेशनल में बताते हैं। फिर इवेल्युएशन में हम इवेल्युएट करते हैं पेशेंट जो भी हमने प्रोवाइड किया है, जो भी मेडिकेशन, जो भी प्लानिंग की, उसके बाद क्या कहते हैं पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं, वो इवेल्युएशन में लिखेंगे। सबसे लास्ट में आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें क्या कहते हैं हाइजीन देखते हैं, पेशेंट को डाइट के बारे में बताएंगे, उसके बाद फ्लूइड उसका क्या है मेंटेन करेंगे, कितना उसको पानी पीना है दिन भर में, फिर मेडिकेशन उसकी जो चल रही है उसको टाइम टू टाइम लेना है, इसके बारे में बताएंगे। एक्सरसाइज करे पेशेंट हमेशा रोज़ डेली, और जो भी ये मेडिकेशन और ये सब जो बताया गया है मेनली उसको फॉलो अप करे, टाइम टू टाइम आके पेशेंट हमसे डॉक्टर के पास मिले और उसको दिखाए। ठीक है, डॉक्टर की सलाह लेते रहें। ठीक, और इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।